हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, सैम्पल पेपर वीडियोस में से आज लास्ट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आउट ऑफ दीज 34 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस ओनली विच आर रिलेटेड टू चैप्टर्स 9 एंड 10, जो कि हमारा लास्ट वॉल्यूम है, 9th इंटरनल ट्रेड एंड 10th इंटरनेशनल ट्रेड। माइंड वेटेज इन दोनों चैप्टर्स की 20 मार्क्स है। जैसा मैंने आपको एक हिंट दिया था पहले कि चैप्टर्स 1 और 2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और वो 16 नंबर का है, और चैप्टर्स 3 और 4 जो है वो 14 नंबर के हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से बच्चों चैप्टर 7 और 8 वो भी 20 नंबर का है, और चैप्टर्स 9 एंड 10 भी 20 नंबर का है, लेकिन कंपैरेटिवली चैप्टर्स 9 एंड 10 के जो टॉपिक्स हैं वो लिमिटेड हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर 7 और 8 से ज्यादा अगर आप इन दोनों चैप्टर्स पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप अपने एनुअल एग्जाम्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो जो हमारे 5 वॉल्यूम्स है ना बच्चों, उसमें से चैप्टर्स 3 4, चैप्टर्स 5 6 एंड चैप्टर्स 9 10, ये 3 वॉल्यूम्स जो हैं आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स हैं, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स से रिलेटेड डायरेक्ट कनेक्टिविटी के टॉपिक्स हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आप बिना पढ़े और बिना याद करे भी लिख सकते हैं। अभी जब हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करेंगे तो भी आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसमें से बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। हम रियल लाइफ सिचुएशंस में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को खुद से डील करते हैं, तो हम इनके आंसर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। इवन अगर इन चैप्टर्स को हमने रट नहीं रखा है, बहुत अच्छे से याद नहीं कर रखा है, तो भी हम इसके आंसर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपको एनुअल एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो चैप्टर्स 3 4 ये हमारा सेकेंड वॉल्यूम है, चैप्टर्स 5 6 जो कि 10 नंबर का वॉल्यूम है, एंड चैप्टर्स 9 10, इन तीनों वॉल्यूम्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ये 14 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है। 45 to 50% सिलेबस जो है वो आपका कवर अप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑफ दीज 9 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर्स 9 एंड 10। हमेशा मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर्स बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। 1 13 16 18 19 20, ये 6 क्वेश्चंस एक एक नंबर के इन चैप्टर्स से पूछे गए हैं। दो क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 26 एंड 28, ये दो क्वेश्चंस चार चार नंबर के इस चैप्टर से पूछे गए हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 6 नंबर का इन चैप्टर्स से पूछा गया है। इस तरह से इन चैप्टर्स की टोटल कंबाइंड वेटेज बन जाती है 20 मार्क्स। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। तो रीजन असर्शन के भी एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम्स में। यहाँ पे WTO की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका मतलब ये चैप्टर 10 से क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एंड फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई। ये ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 1995 में बनी, और उससे पहले एक इंस्टीट्यूशन, एक एक्ट था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिफ, 1948 से 1994 तक ये एक्ट चलता था। तो यहाँ पे असर्शन दे रखा है, तो WTO इज अ सक्सेसर टू GATT, इट इज मच मोर पावरफुल बॉडी देन GATT। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन दे रखा है, इट गवर्न्स ट्रेड नॉट ओनली इन गुड्स बट ऑल्सो इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस दे रखी हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड आर फॉल्स। तीसरा ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और लास्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि WTO
हालांकि सक्सेसर है जीएटीटी का, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल है। और क्यों पावरफुल है? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ गुड्स को ही रेगुलेट नहीं करती है, बल्कि सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड भी जो ट्रेड है उसको भी रेगुलेट और फैसिलिटेट करती है, इसलिए ज्यादा पावरफुल है। तो इससे हमने कुछ डेट्स रिवाइज कर ली कि जनवरी 1 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी। उससे पहले मैंने आपको बताया कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिफ ये 1948 से 1994 तक चला था, लेकिन ये रिप्लेस हो गया था डब्ल्यूटीओ से। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ पे है। तो इसमें आपको जीएटीटी के बारे में भी पता होना चाहिए, डब्ल्यूटीओ के बारे में भी पता होना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उस टॉपिक पे से आपसे रीजन असर्शन की तरह एक क्वेश्चन पूछ लिया, ट्रू फॉल्स पे भी पूछा जा सकता है, किसी और फिलअप के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। बस आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी याद रखनी होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 1 मार्क का क्वेश्चन है, जहां पर टाइप ऑफ ट्रेड की बात हो रही है। चैप्टर 9 से क्वेश्चन है, which aims at equitable distribution of goods within the nation speedily and at a reasonable cost। तो जहां पर भी बात होती है विद इन द नेशन, तो डेफिनेटली इंटरनल ट्रेड की बात हो रही है। इसमें होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड तो उसके सब पार्ट्स हैं, तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। और आउटसाइड द नेशन की भी बात नहीं हो रही है, तो एक्सटर्नल ट्रेड भी यहाँ पर नहीं है। तो अब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंटरनल ट्रेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दैट यू कैन इजीली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 1 मार्क का क्वेश्चन है, मेमोराइज द सर्विस ऑफर्ड बाय द रिटेलर, सर्विसेज ऑफ द रिटेलर। चैप्टर 9 का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, सर्विसेज ऑफ द होलसेलर्स एंड द रिटेलर्स। इससे रिलेटेड मैंने आपको रील्स भी बनाकर दे रखी हैं, किस तरह से आप इन सर्विसेज को अच्छे से याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। वो सारी वीडियोस भी आप डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक ऐसी सर्विस के बारे में पूछा गया है which helps them to manage their business with relatively small amount of working capital। तो फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस की बात हो रही है। एक ऐसी सर्विस आपसे पूछी है जिससे रिटेलर्स जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पर गुड्स की अवेलेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, क्रेडिट से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है, ग्रांट ऑफ क्रेडिट। तो रिटेलर्स को क्रेडिट ग्रांट किया जाता है। यहाँ पर किसी स्पेशलाइज नॉलेज की भी बात नहीं हो रही है, रिस्क शेयरिंग की भी बात नहीं हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की भी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ जिस सर्विस की बात हो रही है जो कि रिटेलर्स को प्रोवाइड की जाती है, वो सर्विस है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रांट ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में एक नंबर में दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। और स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद हमें ये ऑप्शन चूज करना है कि क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, पहली सही है दूसरी गलत है, या पहली गलत है और दूसरी सही है। स्टेटमेंट्स हैं बिल ऑफ लेडिंग के बारे में। तो ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रखे हैं। पहली स्टेटमेंट है, बिल ऑफ लेडिंग इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स एंड एज सच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है वो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है, like a bill of lading, an airway bill is a document wherein an aircraft company gives its official receipt of the goods on board its aircraft and at the same time gives an undertaking to carry them to the port of destination। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है या तो सी रूट के थ्रू किया जाता है या एयर रूट के थ्रू किया जाता है। तो अगर सी रूट के थ्रू इंपोर्ट किया जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग प्रिपेयर किया जाता है, और अगर बाय एयर किया जाता है तो एयरवे बिल प्रिपेयर किया जाता है। पर्पस दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 10, अगेन इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर पूछा है, इट अर्न्स एन इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, बॉन्ड्स, बिल्स, notes in the foreign country or by providing loans to the foreign business firms। इंटरनेशनल ट्रेड का हमने स्कोप पढ़ रखा है जिसमें बहुत तरह से
जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, असेट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, शेयर्स डिबेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हेडिंग है, उसी की सब हेडिंग होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो असेट्स और गुड्स में होती है। लाइसेंसिंग की भी बात नहीं हो रही है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग अदर मेथड्स हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सब कैटेगरी दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर उसकी बात हो रही है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट शेयर्स और डिबेंचर्स और मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में होती है उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। साथ ही में देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर जीएसटी की बात हो रही है। चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड में हमने जीएसटी के बारे में एक टॉपिक पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हमसे टाइप ऑफ जीएसटी पूछा है जो कि ऑल इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। तो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो आईजीएसटी यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। तो 6 क्वेश्चंस बच्चों जो 1 मार्कर थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 26 चॉइस के साथ ये क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मीनिंग बताना है और एडवांटेजेस बतानी है मेल ऑर्डर हाउस की, और यहाँ पर मीनिंग बताना है और लिमिटेशंस बतानी है चेन स्टोर्स की। तो ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है इंटरनल ट्रेड, जिसमें हमने लार्ज स्केल रिटेलिंग में मेल ऑर्डर हाउसेस भी पढ़ रखे हैं, चेन स्टोर्स भी पढ़ रखे हैं। मैं समझती हूँ इसका आंसर डिटेल में डिस्कस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमें। टेबुलर फॉर्म में कई बार आपको बता चुकी हूँ कि मेल ऑर्डर हाउस का 1 नंबर में आप मीनिंग बताएंगे और दूसरे पार्ट में आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे 3 एडवांटेजेस लिखेंगे और एक एक स्टेटमेंट में उन तीनों एडवांटेजेस को बताएंगे। अगर आपको चॉइस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको चेन स्टोर्स, जिनको हम मल्टीपल शॉप्स भी कहते हैं, उसका मीनिंग बताना है और चेन स्टोर्स की 3 लिमिटेशंस बतानी है। लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी 3 लिमिटेशंस लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे उसकी 3 लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। मेल ऑर्डर हाउस के अगर आपको एडवांटेजेस लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं कि इसमें लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है क्योंकि डिस्प्ले डेकोरेशन पे खर्चा नहीं होता, मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाते हैं और बेड डेट्स के चांसेस नहीं होते क्योंकि सारा पेमेंट एडवांस में लिया जाता है। अगर आपको लिमिटेशंस लिखनी है चेन स्टोर की, कि इसमें लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स होता है, वैरायटी लिमिटेड होती है, इसमें इनिशिएटिव नहीं होता बाय द सेल्स पर्सन क्योंकि वो एम्प्लॉयज होते हैं, ओनर्स नहीं होते हैं, लैक ऑफ पर्सनल टच होता है। तो इस तरह से आप लिमिटेशंस लिख सकते हैं चेन स्टोर्स की। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये मुझे दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, चैप्टर 10 से ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमसे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पूछा है, तो सिर्फ 4 वर्ड्स लिखकर आप इस क्वेश्चन में 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई करके लिखते रहेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, रिसीप्ट गिवन बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप टू द एक्सपोर्टर आफ्टर द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप। तो यहाँ पर बात हो रही है मेट्स रिसीप्ट की। मेट कहते हैं हम कैप्टन ऑफ द शिप को, तो यहाँ पर मेट्स रिसीप्ट हम डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, a statement of number of cases packs and the details of the goods contained in these packs। तो यहाँ पर बात हो रही है पैकिंग लिस्ट की, जो कि जब गुड्स अराइव हो जाते हैं टू द इम्पोर्टिंग कंट्री उसके बाद ये बनाई जाती है। तो दैट स्टेटमेंट इज द पैकिंग लिस्ट। उसके बाद सी, it is a written instrument where the person issuing the instrument directs the other party to pay a specified amount to a certain person or to the bearer of the instrument। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू पेमेंट की जाती है। ये या तो डीए मार्क्ड होता है या डीपी मार्क्ड होता है, इसको हमने डिटेल में कर रखा है। लास्ट लाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज द व्हीकल और द गेट पास। तो जब सारी कस्टम फॉर्मेलिटीज इंपोर्टर कंट्री में पूरी हो जाती हैं तो फाइनली जो गेट पास इशू किया जाता है उसको रिलीज ऑर्डर कहा जाता है, या फिर हम उसको टिकट, कार टिकट के फॉर्म में उसका नाम दिया जाता है,
तो ये इशू कर दिया जाता है टू द इम्पोर्टर। तो यहाँ पे आपको चारों डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करके लिखने हैं, सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, एंड यू विल स्कोर द फुल 4 मार्क्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चैप्टर 10 से क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी ये केस स्टडीज हैं। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट 4 स्टेप्स टू अंडरटेक बिफोर बाइंग गुड्स फ्रॉम जर्मनी। तो ये इंपोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें नेक्स्ट 4 स्टेप्स लिखने हैं। इसका मतलब कुछ स्टेप्स यहाँ पर मेंशन होंगे, अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से स्टेप्स मेंशन्ड है। उसके बाद के 4 स्टेप्स लिखने और एक्सप्लेन करने। और इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 4 स्टेप्स पूछे हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीजर के स्टेप्स मेंशन होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। मोहित स्टार्टेड बाइंग गुड्स फ्रॉम जर्मनी। He collected information about the export price and terms of export. तो इंक्वायरी वो कर चुका है। He got registered with DGFT and obtained IEC number. सेकेंड स्टेप आपको याद होगा कि इंपोर्टर को एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेना होता है और इंपोर्ट लाइसेंस लेना होता है और कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी होती हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। तो यहाँ पर ये 2 स्टेप्स जो है वो ले चुका है। He has already taken first 2 steps. तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट 4 स्टेप्स मेंशन करने हैं। तो इसका मतलब स्टेप 3, 4, 5 और 6 हमें यहाँ पर मेंशन करना है, जो कि होता है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो ये 4 स्टेप्स आप मेंशन करेंगे, इन चारों स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे एंड यू विल स्कोर 6 मार्क्स। और अगर आपको चॉइस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पर दे रखा है इन्यूमरेट 4 स्टेप्स दैट इमीडिएटली प्रीसीड्स द स्टेप मेंशन्ड इन द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 for compulsory inspection of certain products by the competent agency as designated by the government for exporting goods. तो यहाँ पर प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 7 है जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन से रिलेटेड स्टेप है। उससे पहले के 4 स्टेप्स आपको मेंशन करने हैं। इसका मतलब आपको मेंशन करने हैं स्टेप नंबर 3, 4, 5 एंड 6। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड स्टेप है, ऑब्टेनिंग द फाइनेंस से रिलेटेड स्टेप है, ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड देन द स्टेप रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये 4 स्टेप्स आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर के मेंशन करने हैं अगर आप चॉइस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले के स्टेप्स पूछे गए हैं, स्टेप 7 से पहले के, और यहाँ पर सेकेंड स्टेप के बाद के स्टेप्स पूछे गए थे। तो इस तरह से अगर आपको पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर अच्छे से याद हो तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों सारे वॉल्यूम्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। इन सारे टॉपिक्स को जो इन क्वेश्चन आंसर्स में कवर अप हुए हैं आप रिवाइज कर लीजिए। इससे पहले का भी जो 2023 और 24 के 9 क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन 18 क्वेश्चंस को आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, तो आपका चैप्टर 9 एंड 10 परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा फॉर योर एनुअल एग्जाम्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सारी वीडियोस को अच्छी तरह से देख लीजिए, चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, हेडिंग्स रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिए एंड परफॉर्म योर बेस्ट। गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।